गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में आप लोगों को मैंने उस दिन क्लास में बताया था गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके अंतर्गत आज फिर हम आपको बताने जा रहे हैं। संभवतः आपको बता दिए थे ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है। उसी के क्रम में अब आगे बताने जा रहे हैं। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? ये आपका अवतल दर्पण है। ये दर्पण का द्वारक M1 M2 है। ये सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यह आपका ध्रुव हो गया, यह आपका केंद्र हो गया। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है। जाती है का मतलब अवतल दर्पण, आती हुई प्रतीत होती है का मतलब उत्तल दर्पण। ये आपका ध्रुव है, मान लीजिए केंद्र है। इस पर यह प्रकाश की किरण जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, जैसे लगता है यहाँ कहीं से आ रहा है। यही आपका मुख्य फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है आपका फोकस तल। फोकस तल फोकस तल क्या होता है भाई? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। फोकस तल क्या होता है? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस पर स्थित तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। यह आपका लगभग ऐसा रहेगा तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर कोई तल ले लेते हैं तो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस पर स्थित तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि दर्पण का द्वारक
छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको हम लिखते हैं F बराबर R/2। इस पर कुछ सवाल पूछ सकता है, जैसे कह दे कोई उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। कोई उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप इस सूत्र पे लगा सकते हैं। सूत्र आपका F बराबर R/2 है, तो F के स्थान पे 40 R/2 या R = 40 × 2 बराबर 80 सेंटीमीटर। आपने फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध जाना। क्या संबंध होता है भाई? यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F = R/2। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी +40 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप इस सूत्र के माध्यम से उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रतिबिंब खींचने का नियम। दर्पण पर प्रतिबिंब खींचने का नियम। दर्पण पर प्रतिबिंब खींचने के भाई कुछ नियम होते हैं, या दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं देख लिया जाए। दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के नियम। नियम नंबर 1 होता है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें सदैव दर्पण के मुख्य फोकस से होके जाती हैं। नंबर 1 नियम है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होके जाती है। यह आपका मुख्य अक्ष है, केंद्र है, यह मुख्य फोकस से होके जाती है। यह नंबर 1 नियम हो गया आपका। नंबर 2 होता है वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र पर ऐसे अगर प्रकाश की किरण पड़ रही है तो जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। नंबर 3 है आपका, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाती है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मान लीजिए मुख्य फोकस है आपका, केंद्र है। कहने का मतलब यहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फिर मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो हो गया प्रतिबिंब बनाने का नियम। इसमें से केवल हम 2 नियमों का यूज करके ही प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसके बाद और कल बताएंगे।